यस मैम। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप कैसे पा सकते हैं एसएम के अंदर केस बेस्ड के केस क्वेश्चन में 5 में से 5। तो आइए जानते हैं वो स्ट्रेटजी जिससे आप पा सकते हैं फुल मार्क्स। हमारी क्लास के बहुत ही होनहार 6 फुटिया आदमी, सॉरी स्टूडेंट, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैम हम क्वेश्चन में फुल मार्क्स कैसे लेकर आए। हमें आता तो सब है, समझ में भी आता है, और हम आपके कीवर्ड्स की मदद से क्वेश्चन में आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं क्या आंसर क्या लगेगा। बट फुल मार्क्स कैसे लेके आए, 5 में से 5 कैसे लेके आए। तो आइए जानते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो कोई भी क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर हमारे को क्वेश्चन को डिवाइड करना होता है इनटू सर्टेन पार्ट्स। बट रुकिए 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 रुकिए, ये डिवीजन करने से पहले आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देनी पड़ेगी एक बहुत बढ़िया सी सुनहरी सी हेडिंग। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपके सामने अभी क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हमने किया डिस्कस। बताओ सवाल किसका था, रीट्रेंचमेंट का। किसका था? रिट्रांसमेंट। तो हेडिंग क्या आएगी? या रिट्रांसमेंट। फिर रिट्रांसमेंट। या फिर स्ट्रेटेजिक टाउन। चॉइस, विच इज चॉइस। द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या हेडिंग। लिखोगे? हेडिंग। 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 हेडिंग कैसी होनी चाहिए कि हेडिंग को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये सवाल कौन सा है। कौन से चैप्टर यूजुअली में? क्या होता है, जब एग्जाम्पल मेरे, मैं कॉपी चेक करती हूँ मान लो, तो मुझे ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को ना बार बार नहीं उठाऊंगी ऐसे करके, क्वेश्चन पेपर फिर आंसर, क्वेश्चन पेपर फिर आंसर, ऐसे नहीं होता है। हम बच्चे की कॉपी उठाते हैं और उसके बाद देखते हैं अच्छा बच्चे ने ये सॉल्व किया है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही लिखा है, टिक मार्क। जब हम सीधा कॉपी से ही आंसर चेक कर रहे हैं और देखकर उसको मार्क्स दे रहे हैं, और कॉपी में अगर ये हेडिंग लिखी होगी, तो क्या मुझे सहूलियत मिलेगी चेकिंग करने वाले को? तो चेकिंग करने यस वाले मैम। को आप जितनी सहूलियत देंगे उतना वो आपके लिए अच्छे से मार्क्स देगा। देयर हैज टू बी प्रॉपर हेडिंग। हेडिंग हैज टू बी इन कैपिटल लेटर्स, लेफ्ट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड। यू अंडरस्टैंड कैपिटल लेटर्स एंड लेफ्ट अलाइंड, यानी कि बिल्कुल ऐसा मार्जिन में ही होना चाहिए, यानी कि सेंटर में लिख रहे हो ऐसा मार्जिन में ही लिखना चाहिए, प्लस अंडरलाइंड। उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल गिव वन लाइन गैप, एंड नाउ यू विल स्टार्ट फ्रेमिंग द आंसर। नाउ यू विल डिवाइड द फुल आंसर इनटू 4 parts. The first part would be facts of the case. Normally कैपिटल लेटर्स अंडरलाइन नहीं करेंगे और लेफ्ट अलाइन रखेंगे, यानी कि यहाँ पर अंडरलाइनिंग प्रोविजन खत्म, अंडरलाइन सिर्फ हेडिंग को करेंगे। इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगेन लीव वन लाइन, लीव कर दो इसको, यहाँ पर भी लीव किया हमने, लीव वन लाइन, एंड नाउ यू हैव टू मेक 2 bullets ओवर हियर, वन, एक लाइन छोड़ के, 2। एंड नाउ आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से जो फैक्ट्स है उनको उठा के यहाँ पर लिख देना है। आपके फैक्ट कितने होने चाहिए, आपने यहाँ पे बुलेट पॉइंट लगा रखा है ना, सेकंड वाला, ये वाला, आप बस इतना ही लिख सकते यस। हो। बस ये मैक्स है आपका, ये मैक्स है आपका, मतलब इससे ऊपर फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं होना चाहिए। सेकंड, नाउ यू विल राइट वन लाइन छोड़कर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। अगेन कैपिटल लेटर्स, left aligned, no requirement of getting it underlined, but leave one line over here and write from here. कॉन्सेप्ट कितना होना चाहिए, डिपेंड करता है क्वेश्चन किसके ऊपर है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किसके ऊपर है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से आंसर फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये सवाल मेरे सामने आया, तो मैं क्या लिखूंगी सबसे पहले, here in the question the concept applicable is retrenchment and under the retrenchment is turnaround strategy। उसके बाद तुम बताओगे turnaround strategy के बारे में, स्टेप्स बताओगे, क्या पूछा उसने, स्टेप्स पूछा है ना, स्टेप्स बताओगे बेसिकली।
तो पहले आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस और नो? तो हमने यहाँ पर क्या किया, वी आइडेंटिफाइड विच टॉपिक और विच कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओवर हियर। लॉ के केस में हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोविजन एप्लीकेबल, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर प्रोविजंस नहीं होते। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल, कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट यू विल राइट एनालिसिस ऑफ द in the analysis again capital letters, left aligned, leave one line and write it from here. कॉन्सेप्ट और एनालिसिस में एनालिसिस बड़ा होना चाहिए, एनालिसिस बड़ा होना चाहिए। और लास्ट में एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन, और कंक्लूजन में ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, लीव वन लाइन एंड राइट द कंक्लूजन। यहाँ पे भी लीव वन लाइन and write the conclusion. Conclusion should not exceed one statement. One statement का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस बस, one sentence। जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो आप लिखोगे the above strategy कौन सी थी, टर्न अराउंड should be adopted by the company and the above mentioned should be implemented by the Shamli। खत्म, ये हुई ना वन सेंटेंस, वन सेंटेंस ओनली। टीचर कंक्लूजन सबसे पहले पढ़ता है, कंक्लूजन लिखते वक्त ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको वेटेज बता देती हूँ, वेटेज किसकी होती है, क्या कितनी कितनी होती है, वेटेज देखेंगे। कंक्लूजन के 1 मार्क्स, कंक्लूजन के 1 मार्क्स, एनालिसिस के कभी 1 होते हैं कभी 2 होते हैं, कॉन्सेप्ट के 2 मार्क्स, फैक्ट्स के कोई मार्क्स नहीं। 1 2 2 तो 5 नंबर का, कभी कभी 4 नंबर का। और अगर सवाल 6 नंबर का आएगा तो ये भी कंक्लूजन कितने का हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा। गिवन का फैक्ट्स ऑफ द केस के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू विल अंडरलाइन द कीवर्ड्स, यू विल अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जो भी कीवर्ड्स आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है बस। दैट्स द होल। इसको एनालिसिस को ऐसे शुरू नहीं कर सकते, एज पर द गिवन क्वेश्चन एंड द फैक्ट्स ऑफ द इंस्टेंट केस? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जैसे लॉ का लिखते हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है। मैम एक एग्जांपल आंसर लेके आप सेंड कर दो, मतलब कौन सा आपका आंसर रहेगा क्या कह रहे जिसने हो ऐसा सर? पूरा जिसने ऐसा पूरा फॉलो करके आंसर लिखा, ऐसा एक था आंसर सैंपल के लिए। स्पेसिमेन चाहिए, नहीं, सैंपल आंसर है सर। सैंपल आंसर चाहिए, तो मैं ये हाँ बोलूंगी सैंपल आंसर से पहले तुम ट्राई करो कि तुमको मैंने चीज सिखाई, तुम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो। यू ट्राई इट फर्स्ट एंड देन आई विल इवैल्यूएट एंड गिव यू द स्पेसिमेन। ओके ओके डन। डन, चलो।